हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन अकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी हमारी अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर चलेगी कि कौन कौन से आपके प्रतिफल या फिर उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 जो बात करता है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो कौन कौन से आपके प्रतिफल या फिर उसके उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ये कौन बताता है? आपका सेक्शन 23 बताता है। ये कहता है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। तो किसी भी एग्रीमेंट का जो भी प्रतिफल होता है, ठीक है, कंसिडरेशन होता है या फिर प्रतिफल होता है, वो क्या होता है? वो विधिपूर्ण होता है या फिर उसका उद्देश्य भी विधिपूर्ण होता है, अनलेस, जब तक कि वो इन बिंदु के अंतर्गत ना आता हो। अगर कोई भी प्रतिफल या फिर कोई भी उद्देश्य इन बिंदुओं के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो वो तो विधिपूर्ण होगा, बट अगर इनके अंतर्गत आ रहा है तो वो क्या जाएगा? वो आपका अनलॉफुल हो जाएगा, वो विधि विरुद्ध हो जाएगा। कौन कौन से बिंदु है वो देखते हैं। ये कहता है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो जो आपका कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, वो क्या है? वो फॉरबिडन बाय लॉ है या फिर वो विधि के द्वारा निषेध उसको कर रखा है। ठीक है, उसको मना कर रखा है विधि के द्वारा। जैसे कि आपके ड्रग्स हो गए, इलीगल वेपन्स हो गए, तो उनको विधि ने मना कर रखा है कि ऐसे जो है प्रतिफलों को लेकर कोई भी करार आपका नहीं होगा। दूसरा कहता है इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब कि जो आपका कंसिडरेशन है वो इस प्रकार का है कि अगर उसकी अनुमति अगर दे दी गई, अगर उसके प्रतिफल की अनुमति दे दी गई तो वो क्या करेगा? वो किसी भी लॉ को फेल कर देगा। मतलब किसी विधि को जो उसके एग्जीक्यूशन का फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन को फेल कर देगा। ठीक है, उसके जो पर्पस था, उसके पीछे जो उद्देश्य था वो खत्म कर देगा। जैसे कि आपने एक प्रावधान पढ़ा होगा बेल का। बेल क्या होती है? जब किसी का अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है बाहर निकालने के लिए क्या होती है? उसके लिए बेल होती है। और बेल में क्या होता है कि बेल ऐसे ही नहीं मिल जाती कि भैया आपने अप्लाई किया एकदम से मिल गई। वहां पे आपके कोई विटनेस लगते हैं जो कि गारंटी लेते हैं कि आपको जब जब कोर्ट में बुलाया जाएगा आप उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ये जो विटनेस होते हैं वो करीबी होते हैं, ताकि जो व्यक्ति जिसको बेल मिल रही है वो भी खुद को बाउंड माने कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे घर वालों को ये क्या करेंगे? पकड़ेंगे। तो वहां पे जो विटनेस होते हैं वो करीबी लोग रखे जाते हैं, ताकि जिस व्यक्ति को बेल मिल रही है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं बाउंड रहे जो कोर्ट की बात मानने के लिए। बट जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया था ए, उसने किसी भी रैंडम व्यक्ति बी को पकड़ा और एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट करा? कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, तुम बस मेरे विटनेस बन जाओ, जो मेरी बेल एप्लीकेशन है उस पर विटनेस बन जाओ, उस पर साइन कर दो। अब बी ने क्या करा? इस कंसिडरेशन पे क्या करा? साइन कर दिए। अब ए क्या हो गया? ए हो गया, रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया। अब पुलिस किसे पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी अब बी को कि भाई आपने गारंटी ली थी कि वो जब भी कोर्ट बुलाएगी तो वो ए वहां पे कोर्ट में प्रस्तुत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो पर्पस था बेल का वो क्या हो गया? वो वहां पे फेल होता है। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन ऐसा है कि जिसके होने से कोई भी लॉ है उसका जो पर्पस था वो खत्म हो जाता है, तो ऐसा कंसिडरेशन भी क्या होगा? वो आपका अनलॉफुल होगा। तीसरा होता है फ्रॉडुलेंट। अगर कंसिडरेशन जो पार्टी के बीच में वो क्या है? वो कपटपूर्ण है या फिर वो फ्रॉडुलेंट है, तो भी क्या होगा? वो आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। या फिर कंसिडरेशन क्या करता है? प्रतिफल क्या करता है? वो उसमें क्या सम्मिलित है? उसमें किसी पर्सन को, व्यक्ति को, या फिर किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को, उसकी नुकसान की बात करता है। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं तुमको इतना अमाउंट दूंगा, तुम जो है सी को चोट पहुंचा दो, तुम सी को जो है पीट दो, या फिर सी की कोई संपत्ति हो उसको नुकसान पहुंचा दो, सी का फोन है उसको तोड़ दो। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका कंसिडरेशन है वो क्या करता है? वो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बात करता है या फिर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जन नुकसान पहुंचाने की बात करता है। तीसरा कहता है द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो जो न्यायालय है तो वो क्या कंसीडर करता है? वो मानता है कि अगर कोई कंसिडरेशन क्या है? वो इमोरल है
अनैतिक है या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंसिडरेशन है वो क्या होगा, वो आपका इलीगल, वो अनलॉफुल आपका माना जाएगा सेक्शन 23 के अंतर्गत। ये कहते हैं इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। तो अगर इनमें से किसी भी स्थिति में कंसिडरेशन आपका प्रतिफल जाता है तो वो क्या माना जाएगा, वो आपका अनलॉफुल, विधि विरुद्ध माना जाएगा। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन लॉफुल इज वॉइड। ये क्या बताते हैं सेक्शन 23 कि किसी भी एग्रीमेंट का अगर कंसिडरेशन क्या है, विधिपूर्ण नहीं है, ठीक है, विधि विरुद्ध है, तो वो क्या होगा, उसका परिणाम होगा शून्य का। उसका क्या परिणाम होगा, होगा शून्य। ठीक है, तो अगर जनरली हम बात करें तो जो प्रतिफल होता है वो आपका जो है वैलिड होता है, वैध होता है। बट अगर सेक्शन 23 में जो पॉइंट दे रखे हैं अगर उनके अंतर्गत में आता है, किसी भी पॉइंट के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका अनलॉफुल हो जाएगा, विधि विरुद्ध हो जाएगा, और ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका शून्य। ठीक है, अब बात करते हैं नोट की। ये कहता है कंसिडरेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 आर अनलॉफुल एंड एन एग्रीमेंट फॉर्मिंग अपॉन सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। वही बात है कि अगर सेक्शन 23 के अंतर्गत जो हमने पॉइंट बता रखा है, अगर आपका कंसिडरेशन उसमें से किसी के अंदर भी आता है तो वो क्या जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा, विधि विरुद्ध हो जाएगा, और ऐसे एग्रीमेंट के जाएंगे वो जाएंगे आपके वॉइड। सच एग्रीमेंट फॉल्स अंडर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हम उसको कहते हैं। ठीक है, देयर इज अ लीगल मैक्सिम इन दिस रिगार्ड विच इज एक्स डोलो मेलो नॉन ओरिचर एक्सियो। तो एक लीगल मैक्सिम है, ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसका मतलब होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इलीगल एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है। अब इसके बाद केस आता है आपका फतेह सिंह वर्सेस सामत सिंह का केस आता है। ठीक है, इसमें कहता है एन एक्यूज इज रिक्वायर्ड अंडर द CRPC टू फर्निश श्योरिटी इन द सम ऑफ 5000 रुपीज फॉर हिज गुड बिहेवियर। तो यहाँ पे कहता है CRPC के अंदर क्या था, एक्यूज से उसके गुड बिहेवियर के लिए, उसके अच्छे आचरण के लिए क्या कहता है, उससे श्योरिटी की फर्निश करवाने के लिए बात हुई थी कि आपने श्योरिटी लेकर आओ कि जो कि इसकी गारंटी ले कि आपका जो है गुड बिहेवियर रहेगा। ठीक है, अगर आपको रिलीज होना है तो ए क्या करता है, ए जो है किससे कॉन्टेक्ट करता है, बी से कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, और उसको कुछ अमाउंट देता है, अराउंड 5000 रुपीज़ को अमाउंट देता है। ठीक है, वो ही डिपॉजिट द सम विद द डिफेंडेंट, तो वो उसको अमाउंट सबमिट करता है और उसको जो है परस्यूट करता है कि ताकि वो उसका श्योरिटी बन जाए। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा, तुम मेरे श्योरिटी बन जाओ। तो इसका एक पीरियड होता है गुड बिहेवियर के लिए भी, है ना। तो जैसे ही वो पीरियड ओवर हो जाता है तो क्या होता है, ए जाता है किसके पास, बी के पास, कहता है कि आप मेरे पैसे वापस कर दो। ठीक है, बी जो है इसके पैसे वापस करने से मना कर देता है। तो अब क्या होता है, ए जो केस कर देता है बी पे कि मैंने जिसको पैसे दिए थे वो मेरे पैसे वापस दिलवाओ। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो आपने जो उसके बीच में करार किया है वो क्या है, वो शून्य है, और जो अमाउंट है वो क्या होगा, इरिकवरेबल है। तो यहाँ पे जो आपने एग्रीमेंट किया था बी के साथ वो क्या था, वॉइड है। क्यों, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल है सेक्शन 23 के अंतर्गत, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट क्या कर रहा है, वो जो है लॉ का जो पर्पस है वो डिफीट कर रहा है। क्योंकि ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फतेह सिंह वर्सेस सांबल सिंह वाला केस कहता है। आगे बढ़ते हैं, एक आता है गेरूलाल परख वर्सेस महादेवदास। ठीक है, अब देखिए हमने सेक्शन 23 में एक पॉइंट पढ़ा था कि द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल। तो ये जो शब्द आता है इमोरल मतलब अनैतिक, तो इसमें क्या होगा। ठीक है, जैसे कि ए ने बी से कहा कि भाई मैं तुमको जो है 100 रुपये दूंगा। ठीक है, जो आपके कोई भी अथॉरिटी है आप उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब विश नहीं करोगे 7 दिन तक। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट करते हैं आपस में। तो ये क्या ये इमोरल एग्रीमेंट है, क्या ये अनैतिक है। ठीक है, तो मे बी ये अनैतिक है, तो क्या ये सेक्शन 23 के अंतर्गत वहाँ पे कवर होता है ऐसा एग्रीमेंट, क्या ऐसा कंसिडरेशन आपका सेक्शन 23 के अंतर्गत आता है। तो इसको क्लियर करते हुए आपका केस आया था गेरूलाल परख वर्सेस महादेवदास वाला केस आया था। इसमें कहता है द केस लॉ both in English and the Indian confines the operation of doctrine immunity to sexual immorality।
तो ये कहता है कि जो सेक्शन 23 में जो वर्ड आ रहा है इमोरल, अनैतिक आपका आ रहा है, वो किसको डिनोट करता है? वो इमोरलिटी डिनोट करती है, सेक्सुअल इमोरलिटी। अगर कोई अनैतिक जो है आपके शारीरिक संबंध की यहाँ पे बात हो रही है तो सिर्फ उन्हीं को ही इमोरल माना जाएगा, उनके अलावा किसी को भी इमोरल नहीं माना जाएगा। तो अगर वो एग्रीमेंट करते हैं कि मैं उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं विश करूंगा, तो ऐसा आपका वैलिड रहेगा, वो आपका सेक्शन 23 के अंतर्गत कवर नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका इमोरलिटी कहाँ तक कन्फाइंड है, वो सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी या फिर शारीरिक संबंध के लिए, अनैतिक शारीरिक संबंध तक के लिए वो आपका क्या है, सीमित है। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं कोई सेक्शन 23 के अंतर्गत। ये कहता है ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज। तो ए ने बी को जो है 10,000 रुपये में घर बेचने का करार किया। हेयर बी प्रोमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 रुपीज इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रोमिस टू सेल द हाउस एंड एज प्रोमिस टू सेल द हाउस इज कंसिडरेशन फॉर बीज प्रोमिस टू पे द अमाउंट ऑफ 10,000 देयर आर लॉफुल कंसिडरेशन। तो ए ने जो है बी का घर खरीदने की बात की है, कितने में? 10,000 रुपये में। तो क्या किसी का घर खरीदना या फिर बेचना जो है क्या अनलॉफुल वर्क है? ये तो वैलिड, ये तो लॉफुल वर्क है ना, विधिपूर्ण कार्य है। तो उसके बदले पैसे देना ये भी विधिपूर्ण है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है घर को खरीदने बेचने का, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका लॉफुल होगा, विधिपूर्ण होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है ए बी एंड सी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम फॉर द गेन एक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय द फ्रॉड। तो ए बी और सी इन्होंने क्या कहा कि हम करेंगे फ्रॉड, फ्रॉड से जो भी हमको बेनिफिट होगा वो क्या होगा, हम बेनिफिट तीनों में हम उसको बांट लेंगे। तो इस कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड था, यहाँ पे फ्रॉड था, ये फ्रॉडुलेंट आपका कंसिडरेशन था। तो क्या ऐसा आपका कंसिडरेशन वाइड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा? वो आपका सेक्शन 23 में कवर होता है, और ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे वाइड, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो अनलॉफुल है ना, विधि विरुद्ध है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक आता है ए प्रोमिस टू ऑब्टेन बी एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिस टू पे 10,000 रुपीज। ए, ठीक है, ये केस आप बहुत देखते होंगे कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। बी कहता है तुम मुझे 10,000 रुपये दो, मैं तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगा दूंगा। ए क्या करता है, ए बी को अमाउंट दे देता है। ठीक है, उसके बाद बी ए की कोई भी जॉब नहीं लगाता है। क्या अब ए बी के ऊपर केस कर सकता है? नहीं, अब ए बी के ऊपर केस नहीं कर सकता, ना ही वो ए अपने 10,000 रुपये वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंसिडरेशन है वो क्या है, वो अनलॉफुल है, और ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट है वाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि ए प्रोमिस टू बी टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन विच ही हैज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रोमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। द एग्रीमेंट इज वाइड एज ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। तो क्या हो गया, तो ए और बी, ठीक है, तो बी ने क्या कहा था, बी ने ए के अगेंस्ट क्या की थी, रॉबरी। बी ने क्या करी थी, बी ने करी थी ए की रॉबरी की थी, और ए ने क्या कर रखा था, ए ने कर रखा था बी के ऊपर उसके लिए केस कि बी ने जो है मुझको रॉब कर लिया है। तो अब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि ए तो अपना केस वापस ले लेगा और बी ने ए से जो भी कुछ लूटा है वो उसको वापस कर देगा। तो बी को क्या मिला, बी को केस छुटकारा मिला, और ए को क्या मिला, ए को अपना जो है रॉब हुआ हुआ सारा सामान वापस मिल जाता है। तो क्या ऐसा करार आपका विधिपूर्ण होगा, क्या लॉफुल होगा? तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा आपका जो है जो करार है आपका वो विधिपूर्ण नहीं होगा, विधि विरुद्ध होगा। तो वो क्या होगा, ऐसा करार होगा वाइड। ठीक है, आप जो है रॉबरी जैसे मामलों में आप केस वापस नहीं ले सकते, सिर्फ इस प्रॉमिस पे कि वो जो है आपके सारा सामान वापस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कंक्यूबाइन। तो ए जो है अपनी बेटी को क्या करता है, सी को रखेल के रूप में देने का वादा करता है। तो ये क्या है, आपका इमोरल है, ये अनैतिक है। तो ऐसे एग्रीमेंट की जगह ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा आपका वॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमोरल, तो जब वहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे अनैतिक का जो तत्व आ रहा है। ठीक है, लास्ट कहता है इसमें एग्रीमेंट फॉर डिवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ऑफिस इज वैलिड।
तो मेरा जो पब्लिक ऑफिस है, सपोज मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब है, उससे जो भी बेनिफिट मेरे को आ रहा है, अगर मैं उसको डिवाइड करने का कोई एग्रीमेंट करता हूँ तो वो वैलिड होता है, ठीक है। बट हमने जहाँ पढ़ा था कि अगर कोई फ्रॉड से आता है, कोई भी फ्रॉड से आता है कोई भी हमारा बेनिफिट, अगर उसको बांटते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जो हूँ अपना जो ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस से जो बेनिफिट आ रहे हैं, मैं उसको बांटने की बात करूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ सेक्शंस और देख लेते हैं इसके अलावा। ये बात करें सेक्शन 24, ये कहता है एग्रीमेंट वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इज इन पार्ट। तो ये कहता है कि सपोज आपने कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब समझते हैं कि एग्रीमेंट में जो है ना कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्रीमेंट पार्ट्स में भी बन सकता है कि एक एग्रीमेंट है उसमें इतने सारे पार्ट हैं कि मैं इतने सबके बदले मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा मैं इन सबके बदले। तो क्या हो गया, सपोज यहाँ पे जो है ना कुछ पार्ट क्या है, लॉफुल है, और कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे अनलॉफुल है। सपोज जो मैंने शेड कर रखा है वो क्या है, वो अनलॉफुल पार्ट है। तो अगर इनको हटा दिया जाए तो जो बचा कुचा है वो क्या है, लॉफुल है। तो इनका तो एग्रीमेंट बन जाएगा और बाकियों का एग्रीमेंट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी थ्योरीज आती हैं तो वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी इसमें आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 25 हम पढ़ चुके हैं कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो क्या जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। बट इसमें हमने तीन एक्सेप्शंस पढ़े थे जिनके अंतर्गत आपका बिना कंसिडरेशन के भी आपका एग्रीमेंट बन सकता है। सेक्शन 26 कहता है एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज इज वाइड। ये कहता है कि अगर ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं क्या, कि हम जो है सी की जो है क्या करेंगे, शादी रुकवा देंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट की जगह वो जाएगा वाइड। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर वो शादी, सी क्या था, सी माइनर था, अगर माइनर की शादी रुकवाने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है तो वो हो जाएगा वैलिड, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर दो व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं, करार करते हैं कि वो सी व्यक्ति जो है उसकी शादी रुकवा देंगे, तो वो होता है आपका वाइड। बट अगर सी माइनर है तो किसी माइनर की या फिर नाबालिग की शादी रुकवाने के लिए कोई करार किया गया है तो वो होता है वैलिड। कौन बताता है, आपका सेक्शन 26 बताता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड। तो अगर ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं, क्या करते हैं कि जो है तुम कोई भी ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। उसको ट्रेड को ना करने के लिए कोई एग्रीमेंट होता है तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होता है, वो वाइड हो जाएगा। अगर आप किसी को उसको बिजनेस ना करने से लिए रोक रहे हो तो वो हो जाएगा वाइड। कहता है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। तो कोई व्यक्ति है जो कि विधिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है या फिर बिजनेस कर सकता है किसी भी प्रकार का, अगर उसको रोकने की बात हो रही है तो ऐसा ट्रेड किया जाएगा, वो हो जाएगा आपका वाइड, वो ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा आपका वाइड, है ना। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वाइड। तो अगर ए और बी क्या करते हैं एग्रीमेंट कि मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा करूंगा मैं, बट आप मेरे पे कोई भी केस नहीं करोगे, मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा बट उसके बदले आप कोई भी केस नहीं करोगे। तो वाद को, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करने से किसी को रोकना, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो तो वो हो जाएगा आपका वाइड हो जाएगा। बट इसके दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन हो गया सेविंग द कॉन्टेक्ट टू रेफर द आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट डेट में अराइज। अगर ए कहता है बी से कि आप मुझ पे सीधा केस नहीं करोगे, अगर आपको मुझ पे केस करना है तो उससे पहले आपको जाना पड़ेगा एडीआर प्रोसीडिंग्स में, मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि कोर्ट से अलग कुछ अल्टरनेट तरीके होते हैं, ठीक है, विकल्प होता है जिसमें वो अपने मामले को सुलझा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आप मुझ पे केस नहीं कर सकते, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको एडीआर जाना पड़ेगा पहले। अगर वहां पे नहीं सुलझता है मामला तब उसके बाद आप कोर्ट केस कर सकते हो। तो अगर ऐसा रेफर किया गया है तो वो क्या होगा, आपका वैलिड हो जाएगा। या फिर सेविंग ऑफ कॉन्टेक्ट टू रेफर क्वेश्चन डेट हैज बीन ऑलरेडी अराइजिंग। तो या फिर ए और बी के बीच में कोई क्वेश्चन था, किसी भी चीज को लेकर कोई मामला था, वो पहले ही क्या हुआ था, वो डिसाइड हो चुका है, पहले ही कोर्ट में जाके डिसाइड हो चुका है,
तो उसको ना करने के लिए एग्रीमेंट होता है, तो वो हो जाएगा आपका वैलिड। कि ए और बी के बीच में कोई इशू हुआ था, उसको पहले ही निर्धारण कर लिया गया था, पहले ही डिसाइड हो चुका था। तो अब एग्रीमेंट हो रहा है कि जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है उसको बार बार आप जो है पॉइंट आउट नहीं करोगे, तो ऐसे एग्रीमेंट हो जाएगा वैलिड, है ना। तो और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टिनिटी। तो ये हमने ऑफर में भी हमने पढ़ा था हमने कि जो आप कर रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, अपना ऑफर प्रस्ताव दे रहे हो, तो वो क्या ना, वो आपका निश्चित होना चाहिए। तो अगर वो आपका अनसर्टेन है, अगर आपके कंसिडरेशन में अनसर्टिनिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वाइड हो जाएगा। सेक्शन 29 कहता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। वो क्या है, उसको हम निश्चित नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर वो निश्चित होने योग्य नहीं है, या फिर जिसको हम किसी भी तरह से निश्चित नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसे एग्रीमेंट हो जाते हैं आपके वाइड, ठीक है। अब इसके लिए केस देखते हैं, गटन वर्सेस लिन वाला केस हमने पढ़ा था हमने पहले भी। यहाँ पे कहते हैं कि ए ने बी को घोड़ा बेचा, क्या बेचा, हॉर्स बेचा। बी ने कहा कि मैं तुमको 5 यूरो और दे दूंगा अगर ये घोड़ा मेरे लिए क्या साबित हुआ, लकी, या फिर मेरे को भाग्यशाली साबित हुआ। अब कैसे पता चलेगा, कैसे सर्टेनिटी हम करेंगे, कैसे निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि जो बी को जो लक मिला है वो इस घोड़े से ही आया है, ना कि किसी और वजह से। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, तो जो ऐसा एग्रीमेंट है वो क्या जाएगा, वाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।